नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय सर स्वागत करते हैं आपका निश्चय हिंदी चैनल पर। मित्रों, आज की क्लास में हम गांधी की विचारधारा से रूबरू होंगे और आज हम ये डिस्कस करेंगे कि गांधी का सिद्धांत क्या था, उनकी विचारधारा क्या थी। जैसे उनकी शिक्षा को लेकर क्या विचारधारा थी, धर्म को लेकर क्या विचारधारा थी, राज्य की कंडीशन को लेकर क्या विचारधारा थी, या उनका सर्वोदय क्या था, सत्याग्रह था क्या था, अहिंसा क्या था। इस सारी चीज़ों को हम आज की क्लास में समझने की कोशिश करेंगे और प्रयास हमारा ये होगा कि आज की जो क्लास में हम गांधी की पूरी विचारधारा को आपके सामने क्या करें, स्पष्ट करें। ठीक है, क्योंकि कल की क्लास में हमने गांधी के विषय में एक छोटा सा माने कहते हैं कि छोटी सी एक ब्रीफिंग की थी, लेकिन वहाँ पर हम गांधी के सिद्धांतों की चर्चा नहीं कर पाए थे। बेसिकली कल की क्लास में जो है वो गांधी के जीवन परिचय की बातें हो पाई थी। तो आज की जो क्लास होगी उसमें हम गांधी के सिद्धांतों की, उनकी विचारधारा की चर्चा करेंगे, उनका दर्शन क्या था उसकी बात करेंगे। क्योंकि जहाँ तक हम बात गांधी की करते हैं तो कहा जाता है कि गांधी एक महान राजनीतिज्ञ भी थे, एक महान संत भी थे, एक अर्थशास्त्री भी थे, तो एक दार्शनिक भी थे। तो प्रश्न ये है कि एक ही व्यक्ति के अंदर इतने अधिक व्यक्तित्व कैसे हो सकते हैं, यानी एक व्यक्ति के अंदर इतने माने माने कहते हैं डाइवर्सिटी, उनके व्यक्तित्व में इतना डाइवर्सिटी कैसे है। तो उसी चीज को हम आज देखेंगे कि एक व्यक्ति जो है किस तरह से एक दार्शनिक भी था, एक अर्थशास्त्री भी था, एक शिक्षाविद भी था और एक महान राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ एक महान संत भी था। ठीक, तो ये भी देखा जाएगा कि आखिर उन्होंने एक संत होने के साथ साथ राजनीति को क्यों चुना। ठीक है, कहा जाता है कि अगर हम गांधी को राजनीति में आने की माने गांधी राजनीति में क्यों आए, अगर इस बात पर हम चर्चा करें तो उसका एक मूल कारण सिर्फ इतना है कि गांधी ने राजनीति को एक ऐसा माध्यम स्वीकार किया जिसके माध्यम से हम समाज पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, समाज पर एक बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। राजनीति एक ऐसा माध्यम है। जिस तरह आप जब सिविल एग्जाम या इंटरव्यू फेस करते हो, जब एग्जामिनर आपसे पूछता है कि आप को आईएएस क्यों बना दिया जाए, तो आपके मन में भी बहुत सारे उसके आंसर होते हैं और सब अलग अलग आंसर देते हो। तो एक मूल जो उसका आंसर होता वो ये होता है कि भाई आप उस ऐसे पद पे जा रहे हो जो पद कहीं न कहीं सोशल सर्विस से जुड़ा हुआ है, और उस पद पर जाने के बाद आप उस डिस्ट्रिक्ट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप जाओगे वहां पर आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक हर तरह से आप परिवर्तन ला सकते हो। ठीक है, राजनीतिक नहीं, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन कहीं न कहीं आप लाने में सक्षम हो सकते हैं। लेकिन वो एक प्रशासनिक पद है, उसका एक अपना दायरा है। लेकिन राजनीति में कोई एक दायरा नहीं होता है। कहा जाता है कि यहां एक राजनेता जो है अपने द्वारा रामने हर तरह से परिवर्तन वो ला सकता है। वह राजनीतिक परिवर्तन को भी जन्म दे सकता है, वह सामाजिक, आर्थिक हर तरह से परिवर्तन को ला सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि गांधी एक संत होने के साथ साथ राजनीति को उन्होंने एक माध्यम चुना भारत के समाज में परिवर्तन लाने का। ठीक है, और इस तरह जब उन्होंने भारतीय राजनीति में अपना कदम रखा तो उन्होंने अपने हर क्षेत्र को लेकर अलग अलग अपनी विचारधाराओं का क्या किया, निर्माण किया। तो चलिए हम देखते हैं कि गांधी की नजरों में उनके लिए सर्वोदय क्या था। मित्रों, गांधी की नजरों में उनके लिए सर्वोदय क्या था, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गांधी का सर्वोदय। देखिए, कल हम गांधी की बात कर चुके हैं, तो आज हम गांधी के विषय में फैक्चुअल जानकारी नहीं देंगे। आज हम गांधी के सिद्धांतों की बात करेंगे। गांधी का सर्वोदय क्या है। गांधी का सर्वोदय क्या है। सर्वोदय माने सबका उदय, जहां पर किसकी हो, सबकी उन्नति हो। गांधी के सर्वोदय का मतलब है कि सबकी उन्नति, सबकी समान उन्नति। इसका अर्थ है सबकी समान उन्नति। गांधी के सर्वोदय का अर्थ है सबकी समान उन्नति। अब देखिए, कहा जाता है कि गांधी का जो सर्वोदय है वो राज्य की संकल्पना से भी जुड़ा है। गांधी उसी राज्य को आदर्श राज्य मानते जहां पर सबकी क्या होती, समान उन्नति होती। ठीक है,
तो वो हम अलग अभी बात करेंगे। अभी हम गांधी के सर्वोदय की बात करते हैं। तो सर्वोदय का तात्पर्य है सबकी समान उन्नति। तो गांधी का ये मन था, गांधी की ये विचारधारा थी कि राज्य ऐसा होना चाहिए जहां सबकी क्या हो, समान उन्नति हो। कहा जाता है कि गांधी यहां पर कहीं न कहीं बेंथम और मिल के उपयोगितावादी विचारधारा का विरोध किया। जैसे बेंथम, ये बेंथम और जेम्स मिल, ये दो पाश्चात्य दार्शनिक थे। बेंथम एवं मिल, इन दोनों ने उपयोगितावादी विचारधारा दिया था। बेंथम एवं मिल, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? इन्होंने उपयोगितावादी सिद्धांत दिया था। उपयोगितावादी सिद्धांत दिया था। और कहा जाता है कि इन्होंने एक थ्योरी प्रतिपादित किया था जिसे कहा जाता है ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। देखिए, ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब सबसे अच्छे को सबसे बढ़िया अंक दिया जाए, यानी जो सबसे अच्छा हो उसको सबसे अच्छा लाभ दिया जाए। अगर इसको उपयोगितावादी सिद्धांत माना जाता है, यानी जिस व्यक्ति के अंदर सबसे बेहतर गुण हो उसको सबसे ज्यादा बेनिफिट होना चाहिए, सबसे ज्यादा मार्क्स उसको दिया जाना चाहिए। अगर आप इस थ्योरी पर काम करेंगे तो समाज में इससे विषमता पैदा होगी। अब आप इसके दूसरे पहलू पर चर्चा करें कि अगर आप इसे नहीं अपनाते हो तो कहीं न कहीं योग्यता का जो है वो क्या है, योग्यता का आप क्या कर रहे हैं, डिमोलाइज कर रहे हैं योग्यता को। तो उपयोगितावादी सिद्धांत जो मानता है वो योग्यता के आधार पर चीजों के बंटवारे की राजनीति करता है। इनका कहना है कि ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, जो सबसे बेहतर हो उसको सबसे बेहतर मिलना चाहिए। लेकिन अगर इस सिद्धांत को आप अपनाएंगे तो समाज में विषमता क्या होगी, बहुत अधिक होगी। समाज में क्या होगी, विषमता अधिक होगी। और आज की डेट में अगर आप देखें तो जो पूंजीवादी संकल्पना चल रही है वर्तमान में, इस पूंजीवादी संकल्पना के आधार पर ही आज अमीरों और गरीबों का जो गैप है ये बना हुआ है। आज कहीं न कहीं गरीब अगर मर रहा है भूख से तो उसका एक सबसे बड़ा कारण पूंजीवाद है, भौतिकतावाद है। उसमें उपयोगितावाद का भी सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि आज की डेट में हर देश ने लगभग कहीं न कहीं पूंजीवादी संकल्पना को क्या किया, अपनाया है। खास तौर से अगर साम्यवादी कंट्रियों को छोड़ दिया जाए तो ऐसी कंडीशन में आप जो है अपने देश से कहीं न कहीं आर्थिक विषमता और गरीबी को समाप्त नहीं कर सकते। लेकिन गांधी का जो सिद्धांत है, गांधी कहते हैं कि नहीं, सर्वोदय होना चाहिए, सबकी समान उन्नति होनी चाहिए। अब सबकी समान उन्नति होना चाहिए, लेकिन यहां पर गांधी ने सबकी समान उन्नति का तात्पर्य यह था कि सबको अपनी व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार जो है उन्नत करने का क्या हो, अवसर हो। लेकिन वह उन्नति जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः से क्या हो, जुड़ी होनी चाहिए। यहां पर सबको अपनी योग्यता के अनुसार उन्नति का क्या होना चाहिए, अनुसार माने अनुमति होनी चाहिए। लेकिन ये सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः से क्या होनी चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः से जुड़ी होनी चाहिए। यानी उन्नति ऐसी हो जिसमें सभी के सुख की क्या हो, पूर्ति हो, यानी जिसमें सभी का सुख क्या हो, जुड़ा हो, ऐसी उन्नति होनी चाहिए। ऐसी उन्नति न हो जिसमें आर्थिक विषमता, सामाजिक विषमता का क्या हो, जन्म हो। यानी उन्नति ऐसी होनी चाहिए जिसमें सबकी समान उन्नति हो। समान उन्नति का तात्पर्य यहां पर है अपनी योग्यता के अनुसार उन्नति करना। वह उन्नति सर्वे भवन्तु सुखिनः से क्या होनी चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः से जुड़ी होनी चाहिए। यानी उसमें जो है सबके सुख की उन्नति होनी चाहिए। ये गांधी का मानना था। क्योंकि देखिए, कहा जाता है कि गांधी के सर्वोदय की जो संकल्पना थी वह पूरी तरह तो संभव नहीं हो पाई, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर गांधी का ये सर्वोदय पूरा हो गया होता तो शायद आज भारत में इस तरह की समस्याएं उत्पन्न न होती जो वर्तमान में दिखाई देती हैं। ठीक है, आज की डेट में अगर आप देखें तो कहीं न कहीं राज्य स्तर पर या देश स्तर पर आर्थिक विषमता, सामाजिक विषमता, उच्च नीच का भेदभाव, ये सारी ऐसी समस्याएं आपके समाज में क्या है, विद्यमान है। गांधी ये कहते थे कि जिस राज्य में एक भी व्यक्ति भूखा है
वह राज्य आदर्श राज्य नहीं हो सकता। गांधी का यह मानना था कि जिस राज्य में एक भी व्यक्ति भूखा है वह राज्य कभी आदर्श राज्य नहीं हो सकता। देखिए, गांधी के अनुसार वह राज्य आदर्श राज्य नहीं हो सकता, आदर्श राज्य नहीं हो सकता जिसमें एक व्यक्ति भी भूखा है, जिसमें एक व्यक्ति भी भूखा है। देखिए, गांधी ने कहा कि कोई भी राज्य आदर्श राज्य तब तक नहीं हो सकता जब तक उस राज्य का कोई एक भी व्यक्ति क्या है, भूखा है। अगर एक व्यक्ति भी गरीब है, भूखा है, तो वह राज्य आइडियल राज्य नहीं हो सकता। इसके बदले वो कहते हैं कि भले ही उस राज्य में अमीरों की संख्या अधिक हो, भले ही उस राज्य में अमीरों की संख्या अधिक हो, अमीरों की संख्या अधिक हो। अब आइए जरा वर्तमान में, ठीक, वर्तमान में जरा आइए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आप जानते हैं, एचडीआई इंडेक्स को, जिसमें भारत की जो कंडीशन है वो बेहद खराब है। लेकिन अगर हम भारत के धनी देशों की संख्या देखें तो भारत धनी देशों में 6वें नंबर पर आता है, ठीक, यानी अमीरों की संख्या के आधार पर भारत विश्व का 6वां धनी देश है। मित्रों, अब आप गौर करिए कि भारत 6वीं रैंक के नीचे भी बहुत सारे ऐसे कंट्री होंगे जो विकसित देश हैं, जहां गरीबी शून्य है, जहां बेरोजगारी शून्य है। बहुत सारे ऐसे डेवलप्ड कंट्रियां होंगे जहां की गरीबी और बेरोजगारी क्या है, शून्य है। लेकिन आपको धन की मात्रा के आधार पर, अमीरों की संख्या के आधार पर आपको 6वीं रैंक दे दी गई है, यानी ओवरऑल विश्व में आपको धनी देशों में 6वां रैंक दिया गया। एक आपकी नजरों में यह लगता है कि नहीं, भारत एक मजबूत कंडीशन में जा रहा है, एक बेहतर स्थिति में जा रहा है विश्व में। लेकिन अगर गांधी की नजरों में देखें तो भारत जो है कहीं न कहीं क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। क्यों? क्योंकि भूखमरी सूचकांक में आपका अंक बढ़ा है, एचडीआई सूचकांक में आपका अंक क्या है, बढ़ा है, यानी आप नीचे गिरे हो। तो इसका मतलब है कि भारत में गरीबी की मात्रा क्या है, बढ़ रही है, भारत में बेरोजगारी की मात्रा क्या है, बढ़ रही। तो गांधी की नजरों में भारत जो है आदर्श राज्य से धीरे धीरे क्या है, दूर जा रहा है। इसीलिए राज्य जैसी संस्था को कभी गांधी स्वीकार नहीं करते थे, क्योंकि गांधी ये मानते थे कि राज्य हिंसा पर आधारित होता है और वह व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करता है। आप समझ रहे हैं? और इसीलिए गांधी को राजनैतिक अराजकतावादी कहा गया है, यानी अराजकतावादी दार्शनिक कहा गया है गांधी को। तो गांधी का जो राज्य था वो आदर्श राज्य तभी हो सकता था जब उसमें सभी व्यक्ति को समान विकास का अवसर हो और कोई भी ऐसा व्यक्ति न हो जो भूखा हो। और कहीं न कहीं आप विवेकानंद को भी देखिए तो विवेकानंद भी ऐसे ही राज्य की संकल्पना प्रस्तुत करते हैं। वो भी भारत की गरीबी को लेकर कहीं न कहीं उसको अध्यात्म से जोड़े। और उन्होंने भी कहा था कि अगर कोई उन्होंने भी कहा था कि पाप ये नहीं है कि किसी मंदिर या मूर्ति का अपमान कर दें, पाप ये है कि आपके घर के सामने कोई भूखा सो जाए। उन्होंने भी कहा था कि देशद्रोह वह होता है कि जब माने गरीबों के श्रम के आधार पर कोई व्यक्ति विलासितापूर्ण जीवन जिए लेकिन वह गरीब जो है दरिद्रता की जिंदगी जिए, वो देशद्रोह है। यानी माने विवेकानंद का भी विचार था कि आर्थिक समानता होनी चाहिए, गरीबी कम होनी चाहिए। और गांधी का भी ये विचार था कि आर्थिक समानता होनी चाहिए। गांधी ने तो आर्थिक समानता लाने के लिए कहा जाता है कि इन्होंने ये भी उम्मीद किया था कि जिन लोगों के पास अधिक धन है वह अपने अतिरिक्त धन को गरीबों में क्या करे, वितरित करे। और आपको जहां तक याद होगा कि 1940 में गांधी ने एक आंदोलन चलाया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह। उसी व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय भूदान आंदोलन चला था और भूदान आंदोलन में पहले
जो व्यक्तिगत सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे, और दूसरे कौन थे? आपके विवेकानंद थे। उस आंदोलन का यही उद्देश्य था कि जिनके पास अतिरिक्त भूमियां हैं उन भूमियों को क्या किया जाए? बांटा जाए, ताकि उन भूमियों को गरीबों में वितरित किया जाए। और शायद उस समय सरकार का या अन्य राजनेताओं का समर्थन अगर उस आंदोलन को मिला होता तो वह आंदोलन बेहद क्या होता? सफल होता। लेकिन सफल भी रहा वो। तो गांधी का जो आदर्श राज्य है उसमें गरीबी और विषमता यानी आर्थिक विषमता के लिए कोई जगह नहीं है मित्रों। वो एक ऐसे राज्य की कल्पना करते हैं जहां न कोई भूखा हो न जहां कोई गरीब हो। वो ऐसे राज्य की कल्पना करते हैं कि जहां अतिरिक्त धन अतिरिक्त संपत्ति हो उसको गरीबों में क्या कर दिया जाए? वितरित कर दिया जाए। क्या वर्तमान में आपका सरकार, आपकी पार्लियामेंट इस तरह का विचार ला सकती है? नहीं ला सकती। पार्लियामेंट चाह कर भी बेनामी संपत्ति का विधेयक प्रस्तुत नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखा जाए तो बेनामी संपत्तियां जो है वो सबसे अधिक जो है आपके राजनेताओं की है। तो इस संदर्भ में इस तरह का विधेयक लाना कहीं न कहीं संभव नहीं है, इसलिए कि आज के राजनेताओं और तब के राजनेताओं के विचारों में एक बहुत बड़ा गैप हो चुका है मित्रों। हम उनको राजनेता कहते हैं, आज के नेताओं को सिर्फ नेता कहा जाता है। अब देखिए, चलिए हम गांधी के दूसरे सिद्धांत की चर्चा करते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था कि चूंकि अभी क्लास शो नहीं कर रहा था। चलिए अब देखिए गांधी का स्वराज्य क्या है। गांधी का स्वराज्य क्या है? गांधी का स्वराज्य, देखिए स्वराज्य गांधी ने भी दिया था, स्वराज्य का सिद्धांत तिलक ने भी दिया था, स्वराज्य उदारवादी नेताओं की नजरों में भी स्वराज्य था। तो यहां हम देखेंगे कि सबकी नजरों में स्वराज्य किस तरह का था और गांधी का स्वराज्य क्या था। तो गांधी की नजरों में जो स्वराज्य है वह यह था कि गांधी का यह कहना था कि किसी भी राज्य की स्थापना नहीं बल्कि ऐसे समाज की संरचना थी। माने इनका कहना था कि जो स्वराज्य है वो किसी राज्य की स्थापना नहीं बल्कि ऐसे समाज की संरचना है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार पर स्थापित हो। देखिए फिर से सुनिए, गांधी का स्वराज्य जो है, माने गांधी की नजरों में जो स्वराज्य है वह क्या है? उनके अनुसार स्वराज्य जो है किसी राज्य की स्थापना नहीं, मैं लिख दे रहा हूं, स्वराज्य किसी राज्य की स्थापना नहीं, स्वराज्य किसी राज्य की स्थापना नहीं बल्कि अब देखिए यहां पे अंतर आता है। इनका कहना है कि बल्कि ऐसे समाज की संरचना थी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार पर स्थापित हो। बल्कि ऐसे समाज की संरचना थी, बल्कि ऐसे समाज की संरचना थी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधारित हो, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधारित हो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधारित हो। अब देखिए ये परिभाषा देखिए जरा। गांधी का कहना है कि स्वराज्य किसी एक राज्य की स्थापना नहीं है, जबकि अंबेडकर की जबकि आपके तिलक की नजरों में क्या था? तिलक की नजरों में स्वराज्य जो है वह कहीं न कहीं एक क्या था? राज्य था, एक डोमिनियन स्टेट था। उनकी नजरों में ये क्या था? डोमिनियन स्टेट था। तो स्वराज्य किसी राज्य की तिलक की नजरों में स्वराज्य क्या था? तिलक की नजरों में स्वराज्य, मैं आपको देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, क्लियर हो जाइए कि तिलक की नजरों में स्वराज्य क्या है। तिलक की नजरों में स्वराज्य जो है एक ऐसा राज्य है, स्वराज्य
एक ऐसा राज्य है जहां पर जो प्रशासन है वो किसके हाथ में हो, भारतीयों के हाथ में हो। प्रशासन के सारे उत्तरदायित्व जो है वो किसके हाथ में हो, भारतीयों के हाथ में हो। लेकिन नेतृत्व क्या हो, विदेशी हो। नेतृत्व क्या हो, विदेशी हो। इसीलिए अंग्रेजों के अधीन जब बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य की मांग किया तो बाल गंगाधर तिलक के स्वराज्य की जो दायरा था, बाल गंगाधर तिलक का जो स्वराज्य था, उस स्वराज्य का मतलब था कि प्रशासन जो है किसको दे देना चाहिए, भारतीयों को दे देना चाहिए। अब ये प्रशासन, अब इसमें वित्त का मामला भी आता है, रक्षा का मामला भी आता है, अन्य प्रशासन का भी मामला आता है। सारे ये मामले किसके हाथ में हो जाए, भारतीयों के हाथ में हो जाए। लेकिन नेतृत्व किसके हाथ में रहे, अंतिम नेतृत्व किसके हाथ में रहे, अंग्रेजों के हाथ में रहे। तो माने तिलक की नजरों में जो स्वराज्य था वो एक ऐसे राज्य की संकल्पना थी जहां पर प्रशासन का सारा उत्तरदायित्व और नेतृत्व किसके हाथ में हो, भारतीयों के हाथ में हो, लेकिन अंतिम सत्ता अंग्रेजों के हाथ में हो। ठीक। लेकिन गांधी की नजरों में जो स्वराज्य है वह कोई राज्य नहीं है। गांधी की नजरों में जो स्वराज्य है वह राज्य नहीं है, बल्कि एक ऐसे समाज की संरचना थी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधारित है। क्योंकि गांधी का यह मानना था कि हर व्यक्ति जो है जन्म से ही क्या होता है, स्वतंत्र होता है, और कहीं न कहीं राज्य जो है और जो सामाजिक संरचनाएं होती हैं यह व्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या करती हैं, बाधित कर देती हैं। और ये बात रूसो भी कहता था कि व्यक्ति पैदा होते ही सामाजिक बेड़ियों में क्या होता है, जकड़ जाता है। ये रूसो का स्टेटमेंट भी था और वही चीज गांधी ने भी कहा। इसीलिए गांधी जो है राज्य की संकल्पना को स्वीकार नहीं करते। गांधी का कहना था कि राज्य का होना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि राज्य जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या करता है, प्रतिबंध आरोपित करता है। इसलिए गांधी राज्य को क्या करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं मित्रों। तो देखिए ये गांधी का क्या है, स्वराज्य था। अब आप व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं। यहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है, गांधी की नजरों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या था? तो गांधी की नजरों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का तात्पर्य है कि हर व्यक्ति को वो सारे प्राकृतिक अधिकार होने चाहिए। क्योंकि गांधी का मानना था कि स्वतंत्रता व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकार है। जन्म लेते ही प्रकृति से जो अधिकार उसे दिए गए, गांधी का मानना था कि व्यक्ति जन्म लेते ही क्या होता, प्रकृति प्रदत्त सारे अधिकार उसे क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। और व्यक्ति को अपनी आत्मिक उन्नति करने का पूरा क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। यानी व्यक्ति को अपनी आत्मिक उन्नति करने का पूरा क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। उसमें किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अब देखिए, कहते हैं कि अगर हम गांधी को यहां पर परखें, गांधी को जैसे अराजकतावादी दार्शनिक इसलिए कहा गया क्योंकि गांधी राज्य की संकल्पना को स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन कहा जाता है कि पश्चिमी सभ्यता में अराजकतावादी भी राज्य को स्वीकार नहीं करते। यानी पश्चिमी सभ्यता में जो अराजकतावादी दार्शनिक हैं उनका भी ये मानना है कि राज्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि राज्य आर्थिक विषमता पैदा करता है। यानी मैं देखिए दो बातें मैं कह रहा हूं, एक तो मैंने गांधी की बात की है, दूसरी मैं बात कर रहा हूं कि जो पश्चिमी जगत यानी पश्चिमी देशों के जो अराजकतावादी दार्शनिक हैं उनका भी ये मानना होता था कि राज्य जैसी संकल्पना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राज्य ही आर्थिक विषमता पैदा करता है। राज्य एक ऐसा तंत्र है जो आर्थिक विषमता क्या करता है, पैदा करता है। ठीक, क्योंकि व्यक्ति जो है राजनैतिक तंत्र का उपयोग जो है अपने सामाजिक ओहदे के अनुसार करता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि समाज में जिन लोगों का ओहदा या पद या वर्ण मजबूत होता है वह इन राज्य तंत्रों का उपयोग क्या करते हैं, ज्यादा कर लेते हैं अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। ठीक है, इससे क्या होता है, आर्थिक विषमता पैदा होती है। अब आज की डेट में भी आप देखिए तो राजतंत्र का जो हमारा राज्य है, जो हमारा तंत्र है, उसका उपयोग जो है ज्यादातर वही वर्ग कर पाता है जो कहीं न कहीं सामाजिक और आर्थिक रूप से क्या है, संपन्न है। गरीब जो है उस वहां तक पहुंच नहीं पाता है। बात समझे नहीं? इसीलिए पश्चिमी सभ्यता के जो अराजकतावादी दार्शनिक हैं वह भी राज्य की संकल्पना को स्वीकार नहीं करते हैं, और स्वयं गांधी भी राज्य की संकल्पना को स्वीकार नहीं करते। लेकिन
जो पश्चिमी जगत के अराजकतावादी हैं वो उनका ये मानना है कि राज्य नहीं होना चाहिए क्योंकि राज्य आर्थिक विषमता को जन्म देता है। ठीक, जैसे कहा जाता है आप अगर थोरो एक दार्शनिक है, थोरो का क्या सिद्धांत था? थोरो के अनुसार कहा जाता है थोरो से गांधी ने सीखा था, थोरो का सिद्धांत था और गांधी भी इस बात को मानते थे। थोरो के अनुसार सबसे अच्छी सरकार वह होती है, सबसे अच्छी सरकार वह होती है जो सबसे कम शासन करे, जो सबसे कम शासन करे, जो सबसे कम शासन करे। देखिए, और ये गांधी का भी ये मानना था, गांधी भी इस बात को मानते थे कि सबसे अच्छी सरकार वही होती है जो सबसे कम समय तक शासन करे। इनका ये मानना था कि जो सत्ता होनी चाहिए, यानी सत्ता कैसी होनी चाहिए? विकेंद्रीकृत होनी चाहिए। सत्ता यानी शासन, शासन कैसा होना चाहिए? विकेंद्रीकृत होना चाहिए। शासन कैसा होना चाहिए? विकेंद्रीकृत शासन होना चाहिए। यानी पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, यानी सत्ता का निचले स्तर तक क्या होना चाहिए? पृथक्करण होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। जैसे वर्तमान में आप देखिए कि शासन का विकेंद्रीकरण किया गया है, यानी ग्राम प्रधान तक को क्या किया गया? मजबूत बनाया गया है। तो ये गांधी के सिद्धांतों को अपनाया गया है। आप जानते हैं कि गांधी जो है कहीं न कहीं ग्राम पंचायत की संकल्पना को प्रस्तुत किए थे, ठीक, और आपके संविधान में भी उसको जगह दिया गया। तो सत्ता के विकेंद्रीकरण का सिद्धांत क्या था? गांधी का था। इन्होंने कहा था कि सत्ता की समस्त शक्तियां किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होना चाहिए। इसीलिए गांधी ने संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की बात किया था। गांधी ने कहा कि कैसी सत्ता होनी चाहिए? संसदीय लोकतंत्र होना चाहिए, संसदीय लोकतंत्र होना चाहिए जो वर्तमान में भारत में है। ठीक, यानी वैसे तो गांधी ने राज्य की सत्ता को अस्वीकार किया, लेकिन अंतिम रूप से उन्होंने कहा कि अगर राज्य होना भी चाहिए तो वह राज्य कैसा होना चाहिए? संसदीय लोकतंत्र वाला राज्य होना चाहिए, जहां पर जनता को सत्ता का नेतृत्व चुनने का क्या हो? अधिकार हो। बात समझेंगे? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं गांधी की नजरों में सत्याग्रह क्या है। गांधी की नजरों में सत्याग्रह क्या है? देखिए मित्रों, गांधी का सत्याग्रह गांधी का सत्याग्रह, सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्याग्रह का मतलब होता सत्य के लिए किया गया आग्रह, सत्य के लिए किया गया आग्रह। सत्य के लिए किया गया आग्रह, ठीक है। लेकिन यहां पर सत्य के लिए जब आप आग्रह करेंगे तो यह आग्रह जो है किसके आधार पर होना चाहिए? अहिंसा के आधार पर होना चाहिए। यानी जब भी आप सत्य के लिए आग्रह करें तो वह आग्रह किस पे आधारित होना चाहिए? अहिंसा पर आधारित होना चाहिए, ठीक। तो अगर सही अर्थों में हम देखें, कहा जाता है सत्याग्रह, ये जो सिद्धांत गांधी ने लिया था, ये कहां से लिया था? बाइबिल से लिया था। ये सिद्धांत गांधी ने कहां से लिया? बाइबिल से लिया। कहते हैं कि इसके अगर अर्थ की हम व्याख्या करें तो सत्याग्रह का मतलब होता अहिंसा के माध्यम से असत्य पर आधारित बुराई का विरोध करना। अहिंसा के माध्यम से
असत्य पर आधारित बुराई का विरोध करना, अहिंसा के माध्यम से असत्य पर आधारित बुराई का विरोध करना। असत्य पर आधारित बुराई का विरोध करना। कहा जाता है कि गांधी की नज़रों में सत्याग्रह क्या था? गांधी की नज़रों में सत्याग्रह था कि अहिंसा के माध्यम से असत्य पर आधारित किसी बुराई का क्या करना, विरोध करना, यानी ऐसी बुराई का विरोध करना जो किस पे आधारित हो, असत्य पर आधारित हो, गलत तरीकों पर आधारित हो। और आप जानते हैं कि गांधी ने पूरे आंदोलन में सत्याग्रह का कई बार प्रयोग किया और सबसे पहला प्रयोग इन्होंने 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया था सत्याग्रह का। फिर भारत के चंपारण आंदोलन में भी इन्होंने किया। अब देखिए, कहा जाता है कि गांधी का सत्याग्रह कभी विफल नहीं रहा, लेकिन ओवरऑल गांधी ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में यह जरूर कहा था कि हमारा सत्याग्रह कहीं अगर असफल रहा तो वो आज़ादी को लेकर रहा। क्योंकि आज़ादी के दौर में आपने देखा कि हिंदुस्तान के जिस सपने को गांधी ने देखा था वह सपना था हिंदुस्तान का एकीकरण होना, यानी हिंदू मुसलमान का एक साथ होना। तो न तो हिंदू मुसलमान एक साथ रहे, न एक राष्ट्र, एक नेशन की संकल्पना को गांधी पूरा कर पाए। तो गांधी का जो सत्याग्रह है यहीं पे आकर क्या हुआ, विफल हुआ। और इसको गांधी ने भी स्वीकार किया था कि उनका सत्याग्रह अगर कहीं विफल हुआ पूरे आंदोलन में, पूरे उनके जीवन में, तो वह अंतिम दौर में जाके विफल हुआ। क्योंकि गांधी जो है ये मानते थे कि व्यक्ति जो है ईश्वर की संतान है। व्यक्ति क्या है? ईश्वर की संतान है, वह एक समान है और ईश्वर की जो सभी संतानें हैं वो कभी अलग हो ही नहीं सकती। ये उनका मानना था। उनका ये कहना था कि अगर हमारे अंदर विभेद है जाति को लेकर, धर्म को लेकर, हमारी मान्यताओं को लेकर, तो वह ईश्वर प्रदत्त नहीं है, वो व्यक्ति प्रदत्त है, वो समाज प्रदत्त है। और इन माने जो व्यक्ति के द्वारा, समाज के द्वारा जो अंतर पैदा किया गया है लोगों के बीच, उसको समाप्त किया जा सकता है। अंतिम रूप से गांधी का ये कहना था कि हम चूंकि जन्म के समय एक ईश्वर की संतान होने के कारण हम सब क्या हैं, एक समान हैं। तो हमें समाज जो है चाहे जितना भी प्रयास कर ले वह अलग नहीं कर सकता। वह चाहे जाति आधार पर, चाहे धार्मिक आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर भले विभेदित करने का प्रयास करे, लेकिन अंतिम रूप से हम क्या हैं, एक हैं। ये जो उनकी मान्यता थी ये कहीं न कहीं उनके जीवन के अंतिम दौर में जाकर क्या हो गई, खंडित हो गई। और हिंदू मुसलमान का जो विभेद पैदा हुआ वह कहीं न कहीं अंतिम रूप से क्या हुआ, सच हुआ। तो वहां पर जाकर ये अपने सत्याग्रह को क्या मानते हैं, विफल मानते हैं। ठीक है। और आप जानते हैं कि गांधी का यह मानना था कि सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही क्या है, सत्य है। गांधी का जो धार्मिक दर्शन है, गांधी का जो धार्मिक विचारधारा है, गांधी की जो धार्मिक विचारधारा उसको जरा देखिए। गांधी का धर्म कैसा है? देखिए, कहा जाता है कि गांधी मूल रूप से एक संत भी थे और वैष्णव धर्म से प्रभावित थे। वैष्णव धर्म से प्रभावित थे। इनके धार्मिक विचारों के निर्माण में कहीं न कहीं गीता, उपनिषद और वेदांत, कुरान, इनका भी योगदान था। कुरान को भी इन्होंने पढ़ा था। कहा जाता है कि गांधी का जो धर्म है, उनका ये मानना था कि धर्म जो है एक ऐसी सत्ता है जो व्यक्ति के अंदर नैतिकता को जन्म देती है। इनका कहना था कि धर्म एक ऐसी सत्ता है
जो व्यक्ति के अंदर क्या करती है, नैतिकता को जन्म देती है। और अगर नैतिकता नहीं है तो समाज में अराजकता की स्थिति उत्पन्न होती है। इनका कहना था कि धर्म जो है व्यक्ति के अंदर क्या जन्म देता है, नैतिकता को जन्म देता है। धर्म ही समाज को एक दूसरे से क्या करता है, बांधता है। धर्म ही समाज का क्या करता है, एकीकरण करता है। ये गांधी का एक विश्वास था। इनका कहना था, ये ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते थे, लेकिन इनका कहना था कि सत्य ही क्या है, ईश्वर है। इनका मानना था कि सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है। जैसे आप जो वैष्णव धर्मावलंबी हैं वो विष्णु को ईश्वर मानते हैं, जो शैव धर्मावलंबी हैं भगवान शिव को ईश्वर मानते हैं, जो इस्लाम को मानने वाले हैं वो पैगंबर को मानते हैं। तो सबका ईश्वर अलग अलग हो सकता है, लेकिन गांधी का जो ईश्वर है वो क्या है, सत्य है। गांधी का ये कहना है कि सत्य ही ईश्वर है, यानी जो सत्य है वही क्या है, ईश्वर है, और ईश्वर ही क्या है, सत्य है। और इसके बाद गांधी ने कहा कि यह सत्य सभी मनुष्य के अंदर होता है, यह सत्य जो है सभी मनुष्य के अंदर होता है। तो इसका मतलब कि मनुष्य ही क्या है, ईश्वर हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि मनुष्य ही क्या हुआ, ईश्वर हुआ। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि मनुष्य की सेवा, मनुष्य मानव सेवा ही सबसे बड़ी क्या है, सेवा है। क्योंकि आप मानव सेवा करके कहीं न कहीं आप किसकी सेवा कर रहे हैं, ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। आप मनुष्य की सेवा करके किसकी सेवा कर रहे हैं, ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। इसीलिए गांधी ने कहा कि सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। और यही आपका हिंदुत्व भी सिखाता है कि धर्म का जो सबसे बेहतरीन स्वरूप है, धर्मे इति धार्त है, जो धारण करने योग्य है वही धर्म होता है। धर्म का संबंध मानवता से होता है, मानव समाज की सेवा से होता है, और वही धर्म किसका है, गांधी का है। गांधी की नजरों में सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। मित्रों ठीक है, आज चूंकि मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में भी कम आ रहा होगा, देखिए गांधी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसको समझना न मेरे बस का है, न आपके बस का है। हम आप एक परीक्षार्थी हैं और मुझे उम्मीद है कि हम उतना ही समझ पाते हैं जितना हमारी पाठ्य सामग्री के लिए ज़रूरी है। वो एक ऐसी एक ऐसी पर्सनालिटी थे जिनके विचारों को लोगों ने अपने अकॉर्डिंग क्या किया, परिभाषित किया है। और जब व्यक्ति ने गांधी की विचारधारा को अपने अपने अनुसार परिभाषित करना शुरू किया, वहीं पर गांधी में लोगों ने अच्छाइयों और दोषों को क्या किया, खोजा। तो कुछ लोग गांधी को भारत पाकिस्तान के विभाजन का उत्तरदायी मानते हैं, कुछ लोग जो है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी का उत्तरदायी मानते हैं। लेकिन वास्तव में ये सच नहीं था। जब तक आप गांधी को पूरी तरह समझ नहीं लेंगे तब तक आप गांधी पर इसी तरह के आरोप क्या करते रहेंगे, मढ़ते रहेंगे। तो गांधी को समझने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। आप जब मेंस की क्लास करेंगे तो वहाँ पर गांधी कम से कम आपको 20 दिन पढ़ाए जाएंगे, और वहाँ पर तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, वास्तव में गांधी को हमने गलत समझा था, और इस तरह से गांधी पर आरोप लगाना कहीं न कहीं वो क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं गांधी की नज़रों में राजनीति और सामाजिक सुधार की। ठीक है, गांधी के अनुसार राजनीति एवं सामाजिक सुधार, सामाजिक सुधार। अब देखिए यहां पर हम 3 लोगों की बात करेंगे, एक राणा डे, दूसरे तिलक, राणा डे, तिलक और गांधी। तीनों की विचारधारा में राजनीतिक स्वतंत्रता और सामाजिक सुधार
सामाजिक सुधार को लेकर अंतर है। ठीक, राणा डे का यह मानना था कि जब देश स्वतंत्र हो जाए तब हमें सामाजिक सुधार की प्रक्रिया को लागू करना चाहिए, यानी स्वतंत्रता के बाद जो है सामाजिक सुधार होना चाहिए। यह किसका मत था? राणा डे का। यानी कहने का मतलब था, इनका मतलब था कि स्वतंत्रता सबसे पहले जरूरी है, सामाजिक सुधार उसके बाद। ठीक, यानी स्वतंत्र होकर हम सामाजिक सुधार कर सकते हैं। तिलक का क्या मानना था? तिलक का मानना था कि स्वशासन पहले होना चाहिए, स्वशासन पहले, फिर जो है सामाजिक सुधार। यानी इनका भी तात्पर्य वही है कि सत्ता पहले अपने हाथ में हो, फिर जो है सामाजिक सुधार होना चाहिए। जबकि गांधी का यह मानना था कि सामाजिक सुधार एवं स्वतंत्रता एवं राजनैतिक स्वतंत्रता दोनों एक साथ होनी चाहिए। दोनों क्या है? एक साथ होनी चाहिए। इसीलिए आप गौर किए होंगे कि गांधी असहयोग आंदोलन चलाए, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए, भारत छोड़ो आंदोलन चलाए, जो राजनीतिक आंदोलन थे। लेकिन उसी के बीच बीच में अगर आप गौर करिए तो गांधी ने सामाजिक सुधार का काम भी किया। मंदिर प्रवेश आंदोलन, छुआछूत, चरखा, ये सारी प्रक्रियाएं कहीं ना कहीं सामाजिक सुधार से जुड़ी हुई थी। इनकी कहने का मतलब है कि जो राजनीतिक स्वतंत्रता है उसके साथ साथ सभी वर्गों को सामाजिक स्वतंत्रता भी प्राप्त होनी चाहिए। हर वर्ग क्या होना चाहिए? एक बराबर होना चाहिए। इन्होंने अस्पृश्यता को कोढ़ कहा था। इन्होंने कहा कि यह सामाजिक कोढ़ है अस्पृश्यता को। बात समझ रहे नहीं? तो कहने का तात्पर्य है कि गांधी भी छुआछूत, सामाजिक विरूपता, सामाजिक विषमता के विरोधी थे, लेकिन वर्ण व्यवस्था के विरोधी नहीं थे गांधी। ये ध्यान रखिएगा कि गांधी वर्ण व्यवस्था का कभी विरोध नहीं किए। इनका मानना था कि सामाजिक सुधार और राजनीतिक स्वतंत्रता दोनों एक साथ होनी चाहिए। क्यों? इसलिए क्योंकि राजनीतिक स्वतंत्रता अगर पहले आई तो राज्य की सत्ता पर अधिकार उसका हो जाएगा जिसके पास क्या होगी? ताकत होगी। और जब राज्य जो है ताकतवर लोगों के हाथ में होगा तो वह गरीबों का, शोषित समाज का उद्धार जो होगा वो या तो डिले होगा या देर होगा या नहीं होगा। यानी तब कहीं न कहीं राजनीति का समान वितरण नहीं हो पाएगा। और आज भी अगर देखिए तो भारत में चाहे वो रिजर्वेशन हो, चाहे वो जो सामाजिक विरूपता दूर करने के प्रयास किए गए, आज़ादी के बाद 1976 में जाके बेगारी प्रथा को समाप्त किया गया, या महिला भ्रूण हत्या को 1994 में जाके समाप्त किया गया। क्या लोगों को यह पता नहीं था कि यह सामाजिक बुराई है? आजाद होने के बाद आपको किसने बांध रखा था? क्यों नहीं आपने आजादी के तुरंत बाद इन समस्याओं को राजनीतिक रूप से दंडात्मक घोषित किया? नहीं किया आपने। आज भी आपका समाज पूरी तरह से समतामूलक समाज नहीं है। आज भी आपका समाज सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर क्या है? बटा हुआ है। क्यों बटा है? यानी कहीं न कहीं सामाजिक सुधार की संभावना आज भी है। तो अगर दोनों प्रक्रियाएं एक साथ हुई होती तो शायद ना तो रिजर्वेशन की जरूरत होती, ना किसी तरह के जो है समाज सुधार या आर्थिक सुधार की जरूरत होती। जिस आर्थिक सुधार के नाम पर आज राज्य जो है बड़ा बड़ा घोटाला करते हैं या बहुत आर्थिक लाभ अर्जित करते हैं, उनके आधार पर आप कहीं न कहीं आर्थिक लाभ तो न अर्जित कर पाते। तो गांधी का यह कहना था कि दोनों चीजें क्या होनी चाहिए? एक साथ होनी चाहिए। अब देखिए गांधी की नजरों में शिक्षा क्या थी? गांधी के अनुसार शिक्षा पहली बात तो गांधी अंग्रेजी शिक्षा के प्रबल क्या थे? विरोधी थे। गांधी जो है अंग्रेजी शिक्षा के प्रबल विरोधी थे। गांधी अपनी भाषा में निःशुल्क शिक्षा के क्या थे? हिमायती थे। और आप जानते हैं इसीलिए उन्होंने वर्धा योजना लाई थी शिक्षा से जुड़ी हुई, जिसमें 7 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा दिए जाने की बात की गई थी, और वो भी अपनी भाषा में दिए जाने की बात की गई थी। क्योंकि अपनी भाषा में जो शिक्षा होती है वो ज़्यादा ग्राह्य होती है, ज़्यादा समझ में आती है। ठीक, तो गांधी के अनुसार शिक्षा क्या थी? गांधी के अनुसार शिक्षा का मतलब था आत्म साक्षात्कार। शिक्षा क्या है? आत्म साक्षात्कार।
व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से ही खुद को क्या करता है, पहचानता है। तो गांधी का कहना था कि शिक्षा जो है, शिक्षा खुद को पहचानने की एक कला है, खुद को पहचानने की एक कला है, खुद को पहचानने की एक कला है। अब देखिए, इसी के माध्यम से व्यक्ति ये जान पाता है कि हमारे अंदर कौन सी खूबी है, किस खूबी को हम आगे बढ़ा सकते हैं, कौन सी योग्यता का डेवलपमेंट हम कर सकते हैं। लेकिन गांधी ने अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने अंग्रेजियत को लागू करने का प्रयास किया, क्योंकि उनको पता था कि ये एक ऐसी भाषा है जिसको हिंदुस्तानी जीवन भर क्या रहेगा, रटता रहेगा, लेकिन समझ नहीं पाएगा। वो रट कर केवल इतना याद कर पाएगा जिससे वो हमारे लिए क्लर्क का काम कर सके, वो अंग्रेजी से एक अधिकारी नहीं बन सकता। ये उनकी मानसिकता थी अंग्रेजों की। बात समझ रहे हैं? और हुआ भी वही। आज की डेट में भी हमें कहीं ना कहीं अंग्रेजी से क्या लगता है, डर लगता है। हम अंग्रेजी भाषा को उतने सरलतम रूप से ग्राह्य या स्वीकार नहीं कर पाते हैं जितनी अपने भाषा में कर पाते हैं। इसीलिए गांधी ने जो वर्धा योजना लागू किया, वर्धा शिक्षा योजना, इस वर्धा शिक्षा योजना के प्रावधान जब आप देखेंगे तो इसमें 7 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान था, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान था। और यह शिक्षा अपनी भाषा में यानी क्षेत्रीय भाषा में होनी चाहिए। ठीक है, तो शिक्षा जो है आत्मोन्नति का या आत्म साक्षात्कार का एक क्या है, अवसर है। ठीक, गांधी की नजरों में। अभी हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये प्री की क्लास है। अब देखिए गांधी की नजरों में अहिंसा क्या है। पानी देना। गांधी के अनुसार अहिंसा, देखिए हमारे नजरों में या सामान्य व्यक्ति की नजरों में अहिंसा क्या है। सामान्य व्यक्ति की नजरों में किसी जीव की हत्या न करना ही क्या है, अहिंसा है। एक आम आदमी की नजरों में किसी जीव की हत्या न करना ही क्या है, अहिंसा है। लेकिन गांधी की नजरों में यह अहिंसा नहीं थी। गांधी की नजरों में अहिंसा एक व्यापक नैतिक दृष्टि है, यह आत्मा की आवाज है। गांधी की नजरों में अहिंसा क्या है, एक व्यापक नैतिक दृष्टि है, एक व्यापक नैतिक दृष्टि है। इसको ध्यान समझिएगा। गांधी की नजरों में अहिंसा क्या है, एक व्यापक नैतिक दृष्टि है। इसको गांधी जो है आत्मा की आवाज कहते हैं। गांधी के क्या कहते हैं इसको, गांधी इसको आत्मा की आवाज कहते हैं, आत्मा की आवाज कहते हैं। और आगे गांधी कहते हैं कि अहिंसा जो है सकारात्मक भी होती है और नकारात्मक भी होती है। अहिंसा सकारात्मक अहिंसा भी होती है और नकारात्मक अहिंसा भी होती है, नकारात्मक अहिंसा भी होती है। यानी देखियो दोनों समझिए, नकारात्मक अहिंसा क्या है, नकारात्मक अहिंसा क्या है। नकारात्मक अहिंसा का मतलब है कि जैसे मान लो हमसे किसी से विवाद हो गया, अब वहां हमारे पास इतना बाहुबल नहीं है, इतना शारीरिक बल नहीं है कि हम उसका विरोध कर सकें, तो डर के मारे हम क्या करें, अहिंसक हो जाएं। तो ये भी तो अहिंसा हुई। लेकिन गांधी इस अहिंसा को कायरता कहते हैं। गांधी इस अहिंसा को क्या कहते हैं, कायरता। और इसी के आधार पर गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। इसी के आधार पर गांधी ने करो या मरो का नारा 42 के आंदोलन में दिया। और जब किसी ने पूछा कि हमें इस समय क्या करना चाहिए, जब पुलिस गोली चलाएगी तो हम क्या करेंगे, तो गांधी ने कहा था कि या करो या मरो। उन्होंने कहा कि जब ऐसी स्थिति आ जाए, जब ऐसी स्थिति आ जाए तो कायरता से बेहतर क्या होगी, हिंसा होगी। उन्होंने कहा लोगों से कि पीठ मत दिखाना, पीठ दिखाना इस समय हिंदुस्तान के लिए क्या है, कायरता है। और अगर पीठ दिखाने का अवसर आ जाए तो हिंसा का चुनाव कर लेना, क्योंकि उस समय इस तरह की हिंसा से इस तरह की कायरता से हिंसा क्या है, माने बेहतर है।
गांधी की नजरों में। इसीलिए उन्होंने करो या मरो का नारा उस समय क्या किया था, दिया था, क्योंकि गांधी कभी भी नकारात्मक अहिंसा को स्वीकार नहीं करते थे। नकारात्मक अहिंसा से वो हिंसा को बेहतर मानते थे। नकारात्मक अहिंसा से वो हिंसा को बेहतर मानते थे। अब देखिए सकारात्मक अहिंसा क्या होती है। सकारात्मक अहिंसा का मतलब होता है कि जैसे मेरे पास शक्ति तो हो हिंसा करने की, मैं आपको मार सकता हूं, मैं आपके ऊपर हिंसा कर सकता हूं, फिर भी हिंसा ना करो, इसे कहते हैं सकारात्मक अहिंसा। आप समझे कि नहीं? तो गांधी सकारात्मक अहिंसा का समर्थन करते थे और ये मानते थे कि ये अहिंसा जो होती वो आत्मिक होती, जो अंदर से पैदा होती, मस्तिष्क से नहीं, ये आत्मा से पैदा होनी चाहिए। आप समझे नहीं? तो गांधी की नजरों में क्या थी? अहिंसा थी। अब देखिए गांधी की नजरों में गांधी का आर्थिक सिद्धांत क्या था? गांधी का आर्थिक सिद्धांत गांधी का आर्थिक सिद्धांत। अब देखिए कहते हैं कि आर्थिक सिद्धांत जो गांधी का था वह कहीं न कहीं दादा भाई नेहरूजी, आरसी दत्त, गोखले के विचारों से प्रभावित था। कहा जाता है कि गुरु और शिष्य दोनों जो है भौतिकतावादी सभ्यता के विरोधी थे। गुरु और शिष्य माने गांधी और गोखले। गांधी के गुरु कौन थे? गोखले। दोनों जो है भौतिकतावाद के क्या है? विरोधी है। भौतिकतावाद के विरोधी थे दोनों भौतिकतावाद के क्या थे? विरोधी थे। और गांधी का यह मानना था कि मनुष्य धन के लिए नहीं बल्कि धन मनुष्य के लिए है। गांधी का कहना था कि मनुष्य जो है, मनुष्य धन के लिए नहीं, मनुष्य धन के लिए नहीं बल्कि धन मनुष्य के लिए है। धन मनुष्य के लिए है। अब आज की हम बात अगर करें तो आज मुझे ये लगता है कि हिंदुस्तान की नहीं पूरे विश्व की 90% जो आबादी है वो इस लाइन के लिए काम करती है, मनुष्य धन के लिए नहीं। सॉरी, हाँ, माने कहीं न कहीं आप ये मानते हैं कि मनुष्य किसके लिए है? धन के लिए। तभी तो आप जीवन भर धन प्राप्ति करने का ही प्रयास करते हैं। आप कहीं न कहीं जीवन भर एक अमीर बनने की जो संकल्पना है, धन आना चाहिए, वो चाहे जहां से आए, चाहे किसी का गला काट के आए, चाहे किसी गरीब के शोषण से आए, आना चाहिए चाहे जैसे आए। तो वो क्यों करते हो आप? वो तब करते हो जब आप ये मान लेते हो कि मनुष्य किसके लिए है? धन के लिए। जबकि सच्चाई ये है कि मनुष्य धन के लिए नहीं, धन मनुष्य के लिए। धन एक साधन है। धन क्या है? साधन है। मनुष्य क्या है? साध्य है गांधी की नजरों में। तो गांधी इसलिए कहते थे कि होना यह चाहिए कि आर्थिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए, यानी जो भी हमारे पास संसाधन है वह सबसे निचले तबके तक उसकी क्या होनी चाहिए? पहुंच होनी चाहिए। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि प्रकृति ने हमें इतने संसाधन दिए हैं कि हम अपना जीवन बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं? जी सकते हैं। इसके लिए उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। एक सिद्धांत दिया था, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। ट्रस्टीशिप सिद्धांत, इसका मतलब है, बहुत व्यवहारिक भाषा में आपको बताएं कि बाप की संपत्ति बेटे की नहीं बल्कि पूरे देश की है। इसका यही मतलब है। आप समझे कि नहीं? यानी जो आपके पास है
आप उसे क्या करें, अपना अधिकार मत समझें। आप उसके स्वामी नहीं हैं, आप उसके संरक्षक हैं। आज आप उसके संरक्षक हैं, कल कोई और होगा। आप उसको स्वामी मत मानो, बात समझे कि नहीं। आप उस संपत्ति का अपने आप को केवल संरक्षक मानिए, ठीक। क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को अपना मान लेता है तब उसके अंदर एक अहम का भाव पैदा होता है, अमीर और गरीब की संकल्पना पैदा होती है। जितना अधिक बड़ी संपत्ति का वो मालिक होगा उसका ईगो उतना अधिक होता है। उसका कहने का मतलब है कि अमीरी और गरीबी का जो गैप है वो आर्थिक अधिकार के कारण ही पैदा होता है। अगर हम इस आर्थिक अधिकार को ट्रस्टीशिप में बदल दें तो यह जो अमीरी, गरीबी, अहम, घमंड, छुआछूत, सामाजिक विषमता, ये सारी समस्याएं अपने आप मित्रों क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। ये गांधी का क्या था, मानना था, ठीक है। अब हम बात करते हैं, चूंकि समय कम है, गांधी की वर्ण व्यवस्था का। गांधी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। देखिए, गांधी वर्ण व्यवस्था के क्या थे, समर्थक थे। गांधी वर्ण व्यवस्था के क्या थे, समर्थक थे, ठीक। इनका ये कहना था कि वर्ण व्यवस्था में क्या है कि सभी समाज के वर्गों का जो कार्य है वो बटा हुआ है। हर वर्ग का कार्य क्या है, बटा हुआ है, ठीक। सभी वर्ग अपने कार्यों का संचालन करते हैं और कहीं न कहीं उस कार्य में विकास की संभावना भी होती है कि कोई बेटा अपने पिता से जिस कार्य को अपनाया है उसमें वह ग्रोथ भी कर सकता है, उसे बढ़ावा भी दे सकता है, उसे और आगे ले जा सकता है, ठीक। इसके अतिरिक्त कुछ लोग ये मान लेते हैं कि वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखने से गांधी ने कहीं न कहीं योग्यता के पैरामीटर को अस्वीकार कर दिया। ऐसा नहीं था, गांधी ने योग्यता को महत्व दिया था। उन्होंने कहा कि वर्ण व्यवस्था से कार्य संतुलन पैदा होता है। इससे क्या होता है, कार्य संतुलन का जन्म होता है, ठीक। सामाजिक प्रतिस्पर्धा क्या होती है, घटती है, सामाजिक प्रतिस्पर्धा कम होती है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि अगर किसी व्यक्ति में योग्यता है तो वह योग्यता के अनुसार भी अपने कार्य का चुनाव कर सकता है। ऐसा नहीं था कि वह अपने पैतृक कार्य में ही क्या रहे, बधा रहे, तो ये गलत भावना होगी। दूसरी चीज, कहा जाता अंबेडकर ने इस वर्ण व्यवस्था को सामाजिक विरूपता या सामाजिक बुराइयों का कारण माना। उनका कहना था कि ये वर्ण व्यवस्था जो है ईश्वर प्रदत्त है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में आदि ब्रह्मा से उत्पन्न बताया गया है इसको, वर्ण व्यवस्था को। इसलिए अंबेडकर ने कहा कि समाज में जो छुआछूत है, जो दलितों की स्थिति है, उसका उत्तरदायी ये वर्ण व्यवस्था ही है। और जब तक हम धर्म परिवर्तन अपना नहीं करेंगे तब तक हम समाज में एक बेहतर स्थान अर्जित नहीं कर सकते। गांधी का मानना था कि ये नहीं है, वर्ण व्यवस्था की वजह से ये छुआछूत और सामाजिक विरूपता नहीं है, ये मनुष्य के द्वारा बनाई गई क्या है, नियम है। इसको मनुष्य ने बनाया है, मनुष्य ने छुआछूत सामाजिक विरूपता को पैदा किया है, ईश्वर ने पैदा नहीं किया है। और उनका, गांधी का ये मानना था कि इसमें सुधार करके हम सामाजिक समस्याओं या सामाजिक बुराइयों को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। ये गांधी का विश्वास था, जबकि अंबेडकर का विश्वास इससे क्या था, भिन्न था। समझे? तो गांधी एक तरह से जो है कहीं न कहीं वो क्या थे, समर्थक थे वर्ण व्यवस्था के, और अंबेडकर जो है वर्ण व्यवस्था के क्या थे, विरोधी थे। गांधी ने अस्पृश्यता को कोढ़ माना है, इन्होंने भी अस्पृश्यता को दूर करने का प्रयास किया था। गांधी भी छुआछूत, मंदिर प्रवेश, इन सारी समस्याओं को दूर करने की कोशिश किए थे, ठीक है। तो एक चीज ये है कि अब देखिए, चूंकि समय थोड़ा सा कम है, हम बात करें गांधी की राजनीतिक स्वतंत्रता की, तो गांधी राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सामाजिक समानता दोनों को एक साथ स्वीकार करते हैं। उनका कहना था कि राजनीतिक स्वतंत्रता और सामाजिक समानता ये दो ऐसी विचारधाराएं हैं जिनका निर्माण एक साथ होना चाहिए, तभी सर्वजन समभाव और सर्वजन हिताय जैसी संकल्पना क्या हो सकती है, पूरी हो सकती है। तभी सभी का हित हो सकता है और सभी धर्म क्या हो सकते हैं, एक समान। सर्वधर्म समभाव और सर्वजन हिताय ये दोनों तभी हो सकते हैं जब राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक समानता भी क्या हो, कायम हो। मित्रों, तो आज की क्लास
यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। ठीक है, शाम की क्लास हो सकता है स्पेशल क्लास रहे आपकी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मित्रों, जय हिंद, जय भारत।